रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हमने पहले बाबर पढ़ा था, उसके बाद हुमायूं पढ़ा था। इसके बाद हमें अकबर को पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम अकबर के बजाय सबसे पहले शेरशाह सूरी को देखेंगे, क्योंकि जो अकबर का कार्यकाल है वो बहुत ही लंबा है और उसके बाद जहांगीर आ जाएंगे, फिर शाहजहां, तो बीच में शेरशाह सूरी छूट जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम शेरशाह सूरी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल है वो 1540 से 1545 के बीच माना जाता है, क्योंकि देखिए 1540 में ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। तो फिर शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में ही खुद को दिल्ली का शासक घोषित किया था। इसीलिए 1540 ईस्वी से इसका कार्यकाल शुरू होता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन अली थे, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। यानी जो शेरशाह सूरी थे, इसके जो पिता थे वो लोदी वंश के बहलोल लोदी जो थे उसी के दरबार में कार्यरत थे और बिहार के जागीरदार थे। ठीक है, हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार का जागीरदार बना, क्योंकि देखिए वैसे भी पिता के बाद बेटे का ही हक बनता है। इसीलिए जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो बिहार का जागीरदार फरीद बना और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। यानी जब वो जागीरदार बना उसके बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो लोदी वंश था ये पहला शुद्ध अफगान वंश था। इसके बारे में हमने आपको बताया था जब हम आपको लोदी वंश पढ़ा रहे थे, इसीलिए वो पहला अफगान वंश था। तो जो सूर वंश था ये द्वितीय अफगान वंश था। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार द्वितीय अफगान वंश देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रथम अफगान वंश लोदी और द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उसे सूर वंश कहते हैं। सूर वंश की जानकारी अब्बास खान सेखानी की रचना तोहफा-ए-अकबर शाही से मिलती है। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल शासक के रूप में देखा गया है, क्योंकि शेरशाह सूरी एक योग्य शासक भी था, है ना। 1538 के बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। जब हुमायूं पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जब हुमायूं बंगाल अभियान करके लौट रहा था तो 1539 ईस्वी में शेरशाह ने और उसकी सेना ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं गंगा नदी में कूद के भाग गया, लेकिन फिर से जाके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 1540 के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। यानी जब 1540 का बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी ने उसको पूरी तरीके से पराजित कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत छोड़ दिया पूरी तरीके से, तो बिलग्राम के युद्ध। अगर बिलग्राम ना दिया गया है तो कन्नौज का भी युद्ध आप कह सकते हैं, क्योंकि कन्नौज वर्तमान में भी उसको कन्नौज ही कहा जाता है। तो मतलब इन दोनों नामों को याद रखिएगा, ये एक ही जगह के नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। सही बात है, क्योंकि 1540 में जब दिल्ली का शासक दिल्ली ही छोड़ के चला गया तो उसके बाद शेरशाह सूरी ही अगला शासक हुआ। ठीक है, उसके बाद है 1540 ईस्वी में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों के साथ युद्ध हुआ। यानी कि 40 में बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद 41 में गख्खर जाति के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो ना कर सका, पर उनकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ किला बनाया। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने क्यों बनवाया, तो गख्खर जाति के लोगों को रोकने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। फिर 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि इस अभियान में शेरशाह ने धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है, क्योंकि देखिए अभी तक शेरशाह सूरी ने जितने भी युद्ध किए थे वो सब अपनी बहादुरी से लड़ा था, वो सब अपनी बहादुरी से ही जीते थे।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरनमल को धोखे से मार डाला। इसीलिए यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किस युद्ध में या किस कारण शेरशाह के चरित्र पर कलंक लगा। तो पूरनमल को मार डालने के कारण, या फिर रायसीन का जब अभियान चल रहा था तो उसके कारण ही इसके चरित्र पर दाग लगा, क्योंकि इसने धोखे से पूरनमल को मार डाला। ठीक है। फिर उसके बाद है 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक को पराजित कर दिया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। देखिए, मेवाड़ विजय, मेवाड़ कहाँ पर है? वर्तमान में राजस्थान है। और वहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल है ना। तो वो विजय जो शेरशाह था उसके लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा सुविधा भी नहीं था और इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इन लोगों को मतलब वहाँ का वातावरण झेलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो अभियान जो था, मेवाड़ विजय का अभियान, वो शेरशाह सूरी के लिए बहुत ही कठिन हो चुका था। इसीलिए उसने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए, अब आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में बाजरे की खेती बहुत अच्छे से होती है, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। अगर इतना हिम्मत या इतनी एनर्जी उसने और भारत के जगहों पे लगाई होती तो वो पूरा भारत जीत चुका होता। इसलिए उसने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। और ये कोट याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ये कोटेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस शासक ने कहा है। तो इस कोटेशन को आप लोग याद रखिएगा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। ये किसने कहा? शेरशाह सूरी ने। फिर उसके बाद है 1545 में शेरशाह ने कालिंजर अभियान किया। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी द्वारा छोड़ा गया तोप का गोला कालिंजर के किले से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के समीप आ गिरा, जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई। देखिए, इसने 1545 में कालिंजर अभियान किया और उसी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। वो भी कैसे? इसने तोप का गोला मारा कालिंजर के किले पर और वो रिवर्स आके इसी के ऊपर गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि मकबरा भी पूछ लिया जाता है कि किसका मकबरा कहाँ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो वो सासाराम में है। इस्लाम शाह अगला शासक बना, यानी कि शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह अगला शासक बना, किंतु अकाल ही इसकी मृत्यु हो गई। इसने भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। फिर इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह शासक बना। इसकी हत्या इसी के मामा मुबारिस खान ने करवा दिया। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी शासक योग्य नहीं हुआ। इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। तो देखिए, जो शेरशाह सूरी था, इसके बाद जो इस्लाम शाह हुआ ये योग्य शासक था, लेकिन मतलब इसकी अचानक से ही मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो इसने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद इसके अपने ही खानदान में मतलब फूट पड़ गई, आपस में ही लोग लड़ने लग गए, जिस कारण ये वंश बर्बाद हो गया। अब देख लेते हैं शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, शेरशाह सूरी एक प्रबल प्रशासक था, नो डाउट, क्योंकि उसने जो भी 4 साल काम किया है, शासन किया है, तो सारे समय इसने अपना साम्राज्य विस्तार ही किया है और एक बेहतर शासक भी था। इन सारे जिसने बहुत सारे सुधार किए हैं, इन सारे सुधारों को अकबर ने भी अपनाया था। इसी कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। देखिए, शेरशाह सूरी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे और उसी को देखते हुए उन्हीं सारे कार्यों को अकबर ने भी करवाया। इसीलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अकबर का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है या फिर अकबर का पुरोगामी शासक किसे कहा जाता है, तो वो शेरशाह सूरी को कहा जाता है। ठीक है। टोडरमल शेरशाह के दरबार में भी सेवा दे चुके थे। देखिए, जो टोडरमल है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये अकबर के दरबार में भी थे, लेकिन अकबर के दरबार से पहले ये शेरशाह के दरबार में कार्य कर रहे थे। ठीक है। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया, जो कि पटना वर्तमान में हम जानते हैं। इसका नाम जो पटना पड़ा है, ये शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र से पटना करवाया।
और आप लोग अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना उदयन ने करवाई थी, ठीक है। लेकिन इसका नाम पाटलिपुत्र से पटना शेरशाह सूरी ने रखा है, याद रखिएगा इसको। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया है, यानी जीटी रोड आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि फुल नेम कोई नहीं लेता कि ग्रांड ट्रंक रोड, ज़्यादातर जीटी रोड ही बोला जाता है। तो जो जीटी रोड है वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। रैयत का अर्थ होता है किसान, इसको भी आप याद रखिएगा, ये किसानों को रैयत कह के बुलाता था। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। इसने कर की चोरी ना हो इसके लिए भूमि की माप करवाई। इसके पहले जो सिकंदर लोदी था उसने गजे सिकंदरी बनवाई थी, और अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी भूमि की माप करवाई थी, ठीक है। और जो शेरशाह था इसने भी कर की चोरी ना हो इसलिए भूमि की माप करवाई, ठीक है। इसने पट्टा एवं कबूलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। अब देखिए पट्टा एवं कबूलियत होता क्या है। देखिए पट्टा पर कर का विवरण रहता था कि कितना कर लिया जाना है और किस समय लिया जाना है। तो देखिए मान लीजिए कि आपको एक एग्रीमेंट दे दिया गया, उसमें राजा लिख देगा कि भैया हमको मान लीजिए 100 रुपये टैक्स चाहिए और जनवरी महीने में चाहिए, तो पट्टे में वही चीज़ें लिखी रहती थी कि कितना कर लिया जाना है और किस समय लिया जाना है। फिर कबूलियत वह दस्तावेज होता था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि वह पट्टा में दिए गए कर को देने में सहमत है। यानी ये जो किसान होते थे उस पर भी सिग्नेचर करते थे कि हाँ हम ये सारा कर दे देंगे, ठीक है, यानी उनकी सहमति ले ली जाती थी। भूमि माप के लिए जरीबान नामक कर लिया जाता था, इसको याद रखिएगा, जरीबान नामक कर लिया जाता था। इन सब की देखभाल के लिए शेरशाह सूरी ने कानूनगो नामक अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए जो जरीबान नामक कर था ये भूमि माप के लिए लिया जाता था, यानी कि शेरशाह सूरी के अधिकारी आते थे, भूमि की माप करते थे, और उस भूमि को माप करने के लिए आपसे ही टैक्स लिया जाता था जिसको जरीबान कहा जाता था। और ये कानूनगो को याद रखिएगा, क्योंकि जो लोग लेखपाल वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें पूछा जाता है कि बताइए कानूनगो का पद सर्वप्रथम किसने लाया या कानूनगो शब्द किसने बनाया, तो वो शेरशाह सूरी ने ही लिया है। इस पद की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही की थी, ठीक है। फिर है शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज कहा जाता था। देखिए शिक्षा का केंद्र भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। तो शेरशाह सूरी के समय जो जौनपुर था वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, इसीलिए उसे भारत का सिराज, सिराज का अर्थ होता है सिर का ताज, उसे शिक्षा का सिराज कहा जाता था। मौर्य काल में तक्षशिला था, गुप्त काल में गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, है ना। इसी तरीके से शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद है शेरशाह सूरी ने सोने की असरफी, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए असरफी किस धातु की बनी होती थी या रुपया किस धातु का बना होता था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो सोने का था वो असरफी बनी हुई थी, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया गया था। वर्तमान में जो रुपया हम बोलते हैं उसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के समय से ही हुई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय अगर रात में कोई महिला सिर पर सोना भी लेके घूमे तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसे छूने की, यानी कि उसकी पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी। तो ये था शेरशाह सूरी, उसका शासनकाल और उसके द्वारा किए गए कार्य। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।